नमस्कार। आदरणीय हरिशंकर गुप्ता जी ने लिखा, आज फिर लेट हो गए श्रीमान। कानपुर में एक 17 अप्रैल को घटना हुई थी। रेलवे यार्ड की मालगाड़ी में सैकड़ों मजदूर आकर बैठ गए थे और कल से कानपुर के आईजी महोदय उसकी जांच कर रहे हैं, जिसमें मुझे भी भागीदारी करनी पड़ रही है। और कल भी और आज भी जल्दी जल्दी काम निपटा कर मैं आया, लेकिन स्टार्ट करते करते फिर भी मुझे लग रहा था कि 10 मिनट लेट हो जाएगा। तो अभी आए नहीं। और इस घटना के कारण आज के कानपुर के सारे समाचार पत्रों में ये समाचार बहुत प्रमुख रूप से छपा भी है और इसके कारण से अनेकों फ़ोन लगातार आ रहे हैं पत्रकारों के, रेलवे वालों के और प्रशासनिक अधिकारियों के। तो मैं देरी के लिए खेद प्रकट करता हूं और मूल मुद्दे पर आता हूं। आज प्रातः एक मेरे पास फ़ोन आया और उस फ़ोन को आने के बाद मेरे दिमाग में जो विचार आए, आज मैं उनको आपके सामने रखूँगा। मैं देख रहा हूँ हरिशंकर गुप्ता जी आ चुके हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। आदित्य विक्रम श्रीवास्तव जी आ गए, उन्हें नमस्कार। दीपांकर द्विवेदी जी, उन्हें भी स्नेह। राहुल पाठक को भी मेरा स्नेह। आशुतोष त्रिवेदी जी को भी मेरा स्नेह। अनूप कुमार जी को भी मेरा स्नेह। सुनील प्रकाश भारद्वाज जी, उन्हें भी मेरा नमस्कार। और अनेकों नए लोग भी जुड़ रहे हैं। गर्ग साहब आ गए हैं हापुड़ से, वीके गर्ग जी, उन्हें भी मेरा नमस्कार। कविता बाना जी को मेरा नमस्कार। तो सारे लोग आ चुके हैं लगभग। तो जो मैं महत्वपूर्ण बात आपसे जो मैं करने वाला था, राजस्थान में करौली से एक फ़ोन मेरे पास आया श्री लक्ष्मण चौधरी का, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो कर रहे हैं इस दिशा में वास्तव में कुछ अधिक नहीं हुआ है और ये चीज़ें निश्चित रूप से होनी चाहिए और हम आपका साथ देंगे, साथ हैं। और संयोग से राजस्थान तक अभी हमारे साथ कोई विशिष्ट व्यक्ति जुड़ा भी नहीं, तो हमें भी प्रतीक्षा थी कि राजस्थान से कोई ना कोई हमारे साथ आए। मैंने आज जो नए लोग जुड़ रहे हैं जिनसे मैं पहले से परिचित नहीं था, तो उनकी फेसबुक का प्रोफाइल देखकर उनके विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की। हम लोग निश्चित रूप से सही दिशा में चल रहे हैं। नित्यानंद जी आ गए हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। हेमा जी को मेरा नमस्कार। इसके अलावा रोहित रोमिल शर्मा, उन्होंने मुझे नमस्कार भेजा है, उन्हें भी मेरा नमस्कार है। तो राजस्थान की जब बात आई तो मुझे एक राजस्थान की एक ऐसा बिंदु है, मुझे लगा आज हमें उसके विषय में आपसे चर्चा करनी चाहिए। पिछले दिनों मैंने जो आपको बताया था कि मनुस्मृति सन 1800 के बाद प्रकाश में आई है। आदरणीय सर्वेश पांडे जी को भी मेरा नमस्कार। राजकिशोर सिन्हा जी को भी मेरा नमस्कार। और एक महत्वपूर्ण नाम मौसम सिन्हा जी हैं, और ये मैं देख रहा हूँ कि मौसम सिन्हा जी बराबर हम लोगों के साथ आ रहे हैं।
और मैं पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे एक मित्र हैं अनूप सक्सेना जी, उन्होंने मुझे जब मौसम जी के विषय में बताया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मौसम जी कई दिनों से मेरी नज़र पड़ रही है उनके नाम पे, बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो भी हैं जी। तो एक प्रश्न मेरे मन में चल रहा था कि जब नालंदा में बौद्ध विश्वविद्यालय का ध्वंस करके यह स्थिति उत्पन्न कर दी कि बौद्धों की पुस्तकें तक नहीं बची, भारत से बौद्धों का नाम एकदम गायब हो गया। तो ऐसी स्थिति में हिंदुओं की पुस्तकें, सनातन संस्कृति वाले लोगों की पुस्तकें कैसे बची होंगी, यह विचारणीय प्रश्न है। और आपको मैं जो चौंकाने वाली जो बात बताने जा रहा हूं, आप निश्चित रूप से चौंकेंगे। काश हमें हमारा इतिहास आज़ादी के बाद से थोड़ा सही ढंग से पढ़ाया जाता तो हमारी जानकारी बहुत ज़्यादा होती। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ब्रिटिश काल में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा था वो फिर भी बेहतर था। ब्रिटिश काल में जो इतिहास हमें हमारे छात्रों को पढ़ाया जा रहा था उसमें तथ्यों को छुपाया नहीं जा रहा था, लेकिन आज़ादी के बाद सप्रयास ढंग से तथ्यों को छात्रों से छुपाया गया और एक काल्पनिक भारत का दृश्य निर्मित करने की कोशिश की गई। और इस काल्पनिक भारत के दृश्य में शक संवत होती है, अशोक चक्र होता है, अशोक महान होता है, कनिष्क महान होता है, अकबर महान होता है। अगर कोई चीज़ महान नहीं होती तो केवल और केवल सनातन संस्कृति महान नहीं होती। लेकिन इस सनातन संस्कृति के विषय में अंग्रेजों ने कितना कठिन परिश्रम किया। काश एक दो पाठ किसी भी स्तर पे इतिहास में अगर हमारे छात्रों को पढ़ाए जा रहे होते तो दृश्य राष्ट्रीय भावना का कुछ और होता है। आज बड़ी चतुराई से सनातन संस्कृति की बहुस्तरीय जो जाति प्रणाली है उसको आपस में लड़ाने के लिए जो जतन किया जा रहा है वह केवल और केवल विदेशी शक्तियों द्वारा भारत भूमि को हड़पने की योजना है, उससे अधिक कुछ भी नहीं। और दुर्भाग्य से क्योंकि जो हड़प नीति है वो एक लंबे कालखंड को योजना बनाकर किया जा रहा है, तो सामान्य दृष्टि से हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। अब आप खुद विचार करिए कि जब बौद्धों का पूरा विवरण ही भारत के इतिहास से गायब हो गया, उनके ग्रंथ गायब हो गए, तो कुछ ना कुछ का असर तो सनातन संस्कृति पे अवश्य पड़ा होगा। आखिरकार सन 1200 से लेकर, ये 1197 का साल था, 1197 से लेकर और 1857 तक लगभग 660 साल का जो समय है वो बहुत बड़ा समय है, छोटा समय नहीं है। हम अपनी 4 पीढ़ी ऊपर के जो परदादा होते हैं उन तक का नाम याद नहीं रख पाते, और 4 पीढ़ी पहले अगर हम जाएं तो मैं समझता हूं कि ये अवधि मुश्किल से 150 वर्ष की होती है। तो हम अपने परिवार में 150 वर्ष पूर्व कौन कौन हुआ हम वो तक याद नहीं रख पाते। तो पूरी संस्कृति को याद रखना कितना कठिन कार्य है, कितना दुष्कर कार्य है, समझा जा सकता है। तो एक छोटी सी बात, जिस मनुस्मृति की प्रतियां पूरे देश में बड़े जोश के साथ जलाई जाती हैं,
अरे राष्ट्रवादियों से कहिए, वो भी साथ मिलके जलवाएंगे। मनुस्मृति से कोई लगाव नहीं है किसी को। यह एक भ्रामक स्थिति है कि भारत में मनुस्मृति के आधार पर शासन होता था। सच बात यह है कि मध्यकालीन संत कवि वेदों का जिक्र करते हैं, वेदों के विषय में बताते हैं, राम की कथा के विषय में बताते हैं, कृष्ण की कथा के विषय में बताते हैं, गीता के विषय में बताते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहीं पे भी मनुस्मृति को महत्व दिया है, या मुझे नहीं लगता कि कहीं भी उन्होंने मनुवाद का नाम लेकर और उसकी भर्त्सना की हो। कबीर ने ब्राह्मणों की पोगापंथी पर अनेकों दोहे रचे हैं, लेकिन उन दोहों में भी मुझे कहीं पे भी मनु का नाम नजर नहीं आया कि मनु ने भारतीय समाज के लिए यह कठिनाई उत्पन्न कर दी, या मनु ने भारतीय समाज के लिए वह कठिनाई उत्पन्न कर दी। मध्य युग के साहित्य में जो भी रचा गया है उसमें कहीं पे भी इस प्रकार के दृष्टांत नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि सन 1800 के बाद अचानक मद्रास के पास के किसी गांव के ब्राह्मण ने मद्रास की लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन को एक पुस्तक ला कर दी जो पुराने ताड़पत्रों पर थी, और उस पुस्तक को बाद में प्रकाशित कराया गया। वह पुस्तक आज हमारे बीच में मनुस्मृति के रूप में जानी जाती है। और जिस समय अंग्रेजों को यह पुस्तक प्राप्त हुई तो यह संस्कृत भाषा में अवश्य थी, लेकिन इसकी लिपि देवनागरी नहीं, तमिल लिपि थी। ऐसा ही कुछ और भी तो होगा। तो आज मैं सीधे और सीधे उस केंद्र बिंदु पर पहुंचना चाहता हूं जो हमारी सनातन संस्कृति का मूल आधार माना जाता है, और वो चीज़ है हमारे वेद। आप यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम परंपरागत रूप से निरंतर वेदों का जिक्र करते आ रहे हैं। वेद वो चीज़ है जो मध्यकाल के जो संत कवि हैं वो भी वेदों का जिक्र करते हैं। भारत के लगभग प्रत्येक संस्कृत साहित्य में वेद का जिक्र है। यही एक ऐसी चीज़ थी जो आम जनता द्वारा कभी नहीं भूली गई, क्योंकि वेद शब्द का सीधे तात्पर्य जानना, विदित होना है। और भारत की सनातन संस्कृति नए नए रहस्यों को जानने के लिए हमेशा जिज्ञासु रही है। तो इन वेदों की स्थिति क्या थी? 660 वर्षों के शासन में ये वेद कहाँ थे? इनका कितना प्रचार था, कितना प्रसार था, ये हमें जानने की आवश्यकता है। जो लोग नालंदा के विश्वविद्यालय में हजारों पुस्तकों को 6 महीने तक निरंतर जला सकते हैं, उन लोगों ने वेदों को भी तो निपटाने की कोशिश की होगी, क्योंकि यह परंपरा है इस्लामिक जिहाद में कि जहाँ जिस संस्कृति पे कब्जा करना है उस संस्कृति के जितने भी प्रतीक हैं उन्हें नष्ट किया जाए। और यह परंपरा प्राचीन काल से निरंतर चली आ रही है। अगर इस परंपरा का कहीं से भी प्रामाणिक विवरण प्राप्त करना है तो ब्राह्मणों की पुस्तकों को मत छूइए। या तो आप अंग्रेजों द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़िए, या उस समय के सुल्तान और बादशाहों के समय पे दरबारी जो लेखक हुआ करते थे, तुर्की, फारसी और अरबी भाषा के, आप उनकी पुस्तकों के हिंदी में लिप्यांतरण कराइए और पढ़िए। दूध का और दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा प्रामाणिक चीज़ें चाहिए, क्योंकि एक हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करता है, जिसे हम नव बौद्ध वर्ग कहते हैं।
यह नवबौद्ध वर्ग एक चीज़ पे अवश्य विश्वास करेगा, और ये पुस्तक है पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इस पुस्तक को मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। ये इतनी मोटी पुस्तक, 500 पेज की, लगभग 500 पेज की पुस्तक, ये यूं ही 500 पेज की पुस्तक नहीं हो गई। इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संस्कृतियों का जो संघर्ष हुआ है, उस संघर्ष की संपूर्ण भूमिका का विशद वर्णन किया है। अगर हम केवल इसी पुस्तक के अत्याचार के जो संदर्भ हैं, केवल हम उन्हीं को बताएं तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और इतना विशद वर्णन मैं समझता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो अध्ययन किया, वो जोगेंद्रनाथ मंडल वह अध्ययन नहीं कर पाए। क्योंकि अगर जोगेंद्रनाथ मंडल ने वह अध्ययन किया होता तो मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके भारत के बहुत बड़े भूभाग को पाकिस्तान को नहीं सौंपा देते, और भारत की दलितों की लगभग 19% जनसंख्या को दुर्दशा के लिए न छोड़ देते। आज जब ऐसे ही भटके लोग भीम आर्मी के नाम पे जय भीम और जय मीम के नारे लगाते हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आज के आधुनिक युग में, सोशल मीडिया के युग में भी ये लोग सारी जानकारियां नहीं जुटा पा रहे हैं, और भ्रामक तथ्यों के आधार पर उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर जोगेंद्रनाथ मंडल चले। मजे की बात है कि ये जो पुस्तकें आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रची गई थीं, ये पुस्तकें सामान्यतः तो उपलब्ध हैं ही, लेकिन नवबौद्धवाद या दलितवाद के जितने भी प्रकाशक हैं, उन्होंने भी इन पुस्तकों को बहुत अच्छी तरह से, अच्छे गेटअप के साथ, अच्छे तरीके से इनको प्रकाशित किया है। वो यदि पढ़ना चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य, जय मीम के साथ जय भीम का नारा लगाने वाले भीम को प्रारंभ में रखते हैं, किंतु उन्हीं भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी हुई तथ्यात्मक चीज़ों पर दृष्टि नहीं डाल पाते। बात मैं वेदों की कर रहा था, तो फिर मेरा प्रश्न है, आप सोचिए कि वेदों की स्थिति क्या थी। तो वेदों की स्थिति के बारे में मैं थोड़ा सा, जो मेरे सामने पुस्तक है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। वेदों के बारे में, क्योंकि पूरे देश में हिंदू जनता वेद का नाम लेती थी, और जब अंग्रेज आए तो उन्हें वेद कहीं नजर नहीं आए। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब अंग्रेज आए, उन्होंने हिंदू जनता के मुख से वेदों का नाम तो सुना, लेकिन वो वेद उन्हें कहीं नजर नहीं आए, कहीं उपलब्ध नहीं हो सके। कहीं कहीं छोटी मोटी जगहों पे, कुछ ताड़पत्रों पर कुछ ब्राह्मणों ने थोड़ा बहुत सूक्तों का संकलन कर रखा था वेद के नाम पे, कि ये वेद के सूक्त हैं। और प्रारंभ में इन्हीं सूक्तों के आधार पर वेदों की प्रारंभिक परिचयात्मक पृष्ठभूमि तैयार हुई। मैक्स मुलर ने अपनी आत्मकथा में एक घटना की चर्चा की है, जो उन्हें विल्सन ने बताई थी। उनके अनुसार विल्सन किसी राजा का पुस्तकालय देख रहे थे। अब आप ध्यान दीजिए, राजा का पुस्तकालय देख रहे थे। अब ये राजा कहाँ थे, ये मैं बाद में बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें आपको आज आश्चर्यजनक नजर आएंगी। तो उनके अनुसार एक बार विल्सन किसी राजा का पुस्तकालय देख रहे थे, जहाँ उन्हें ऋग्वेद की पांडुलिपि दिखी। जब उन्होंने पांडुलिपि के प्रश्नों को पलटना शुरू किया, तो उन्होंने इस बात को लक्ष्य किया कि वहाँ उपस्थित ब्राह्मण उनकी ओर क्रोध भरी नज़रों से देख रहे थे। यह देखकर उन्होंने पांडुलिपि को अलमारी में वापस रखना ही उचित समझा। ये मैक्स मुलर का कथन है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब अंग्रेज ही सत्ताधीश हो चुके थे, ब्राह्मण या हिंदू
उन अंग्रेजों की कृपा पर धीरे धीरे अपना पुनरुत्थान कर रहे थे, तो ब्राह्मण नाराज क्यों होंगे? ब्राह्मणों की नाराजगी का मात्र कारण जो रहा वो ये रहा, जिस पवित्र भाव के साथ ब्राह्मण या हिंदू वेदों को छूते हैं वह भाव विल्सन में नहीं था। मैक्समुलर ने एक अन्य विद्वान की चर्चा करते हुए लिखा कि जब उन्होंने कलकत्ता में गायत्री मंत्र को प्रकाशित करवा दिया तो भी ब्राह्मण इनके अपवित्र कार्य पर नाराज हुए, और जब इस घटना के कुछ दिनों बाद ही उन विद्वान की मृत्यु हो गई तो ब्राह्मणों ने कहा कि देवी देवताओं ने क्रुद्ध होकर उन्हें दंडित किया है। अब आश्चर्य की बात यह है कि जो अन्य विद्वान हैं, मैक्समुलर ने इनका नाम नहीं खोला, तो बाद के विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि मैक्समुलर ने ये जो प्रसंग लिखे हैं ये केवल सुनकर लिखे हैं, उनके व्यक्तिगत प्रसंग नहीं है। इसका जो अगला दृश्य आता है फरवरी 1797 में, यानी कि सन 1800 से ठीक पहले, इस देश के संस्कृत साहित्य को पूरे विश्व से परिचित कराने वालों में जो एक बड़ा नाम और है, जो प्राय हमारी नज़रों से ओझल रहता है, वो नाम है कोलब्रुक का। कोलब्रुक ने अपने पिता को एक पत्र लिखा और उस पत्र में वर्णित किया कि मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि इस बात को किस प्रकार प्रचारित कर दिया गया कि ब्राह्मण विदेशियों को अपने धर्म और ज्ञान के बारे में जानकारी नहीं देना चाहते। इसका मतलब यह हुआ कि ब्राह्मण कोलब्रुक का समय आते आते अपने धर्म, अपने ज्ञान के बारे में अंग्रेजों को जानकारी दे रहे थे, और जो पुरानी मैक्समुलर वाली जो कहानियाँ थीं उन पे कहीं ना कहीं कोलब्रुक को आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि कोलब्रुक के प्रति ब्राह्मणों का या हिंदुओं का जो व्यवहार था वो बहुत सम्मानजनक व्यवहार था। यानी यहाँ पे दो द्वंद्वात्मक बातें हो गई। एक बात हो गई जो मैक्समुलर ने लिखी, जो स्वयं के अनुभव की नहीं थी कि ब्राह्मण अपना ज्ञान किसी को नहीं देना चाहते, और वहीं दूसरी ओर कोलब्रुक लिखते हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये हमारे यहाँ ये बातें कैसे प्रचारित कर दी कि ब्राह्मण या हिंदू अपने ज्ञान को दूसरों को नहीं बताना चाहते। अब आप नैरेटिव समझिए, अगर किसी वामपंथी को ब्राह्मणों के विषय में, सनातन धर्म के विषय में, हिंदुओं के विषय में यदि कुछ लिखना है तो वो मैक्समुलर की लिखी हुई बात को कोट करेगा कि हिंदू अथवा ब्राह्मण अपने धर्म, अपने ज्ञान को किसी दूसरे को नहीं देना चाहते। लेकिन अगर वो कोलब्रुक का जो काउंटर है, ये किसी हिंदू का काउंटर नहीं है, ये किसी भारतीय का काउंटर नहीं है, उस काउंटर को अगर उसके समकक्ष रख देगा तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन वामपंथी समुदाय जानबूझकर जो भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का सकारात्मक पक्ष है उस पर मिट्टी डालने का काम करते रहे हैं, और जहाँ से सनातन संस्कृति को ध्वंस कर सकते हैं उन तथ्यों को वो आगे लाते हैं। ये बहुत गंभीर बात है। नैरेटिव किस प्रकार गढ़े जाते हैं इनको समझने की आवश्यकता है। मैंने इस उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि अगर मैक्समुलर की सुनी हुई बात को लिखते हैं और उसी को इतिहास मान लेते हैं तो ये एक अलग प्रकार की जो है नैरेटिव हो गया। लेकिन यदि उसके समानांतर हम कोलब्रुक वाला जो घटनाक्रम है हम उसको अगर लिखते हैं तो नैरेटिव दूसरी दिशा में जा रहा है, जिसे हम राष्ट्रवादी नैरेटिव भी कह सकते हैं। अर्थात राष्ट्रवादियों को जुटकर इतिहास पर नए सिरे से काम करने की आवश्यकता है। और ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है, यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हम राष्ट्रवादी कहने को राष्ट्रवादी रहते हैं लेकिन परिश्रम से शायद बचना चाहते हैं। 6 वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन रहा, हम उस समय भी इन तथ्यों को उजागर नहीं कर पाए। अभी भी 6 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि जो हमारे मूर्धन्य विद्वान हैं
उन्हें इन सब तथ्यों से, जिनसे हमारी सनातन संस्कृति का भला हो सकता है, जिनसे हमारे युवाओं में जोश आ सकता है सनातन संस्कृति के प्रति, उन विषयों पर अभी कार्य नहीं कर रहे हैं। उन विषयों पर कोई सेमिनार नहीं हो रही। जितनी भी सेमिनार जहाँ जहाँ भी हो रही हैं, उनका उद्देश्य केवल छात्रों को सर्टिफिकेट प्रदान करना, अपने आप को खबर के रूप में प्रकाशित करना और अपनी उपलब्धियों में एक उपलब्धि और बढ़ा लेना। क्योंकि किसी प्रकार से चाटुकारिता करके कुलपति के पद तक पहुंचना है, और ये कुलपति बनने का जो भाव है, इस भाव के चलते वो व्यक्ति पहले से ही बिना कुलपति बने ही कुलपति बन जाता है और अन्य लोगों को हे दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। यही कारण है कि वामपंथी कम संख्या में होते हुए भी अपने नैरेटिव गढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं राष्ट्रवादी विचारों के लोग अपने अहंकार के चलते, अपने अहम के चलते, बहुत बड़ी संख्या में होते हुए भी अपने नैरेटिव स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें जुड़कर मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मैं बार बार कहता हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कोलब्रुक ने संभवतः लगभग इसी समय वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया। 1801 में उनकी योजना थी कि वो वेदों से संबंधित एशियाटिक सोसाइटी को 3 या 4 लेख लिख कर देंगे। लेकिन जब वेदों का उन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया तो वो उसमें डूबते चले गए। करीब 7 वर्षों तक लगातार परिश्रम करने के बाद, 7 वर्ष, करीब 7 वर्ष तक लगातार परिश्रम करने के बाद वेदों पर जो उनका पहला लेख आया वह 120 पेज का था, एक छोटी पुस्तक के आकार का था। अब आप समझ लीजिए कि एक व्यक्ति, एक अंग्रेज भारत में आकर 7 वर्षों तक वेदों पर कार्य करता है, और इस वेदों के कार्य करने में जो जो घटित हुआ मैं वो चीजें बताता हूं। प्रारंभ में जोन्स ने अथर्ववेद के कुछ भागों का अनुवाद किया, लेकिन उन्हें ऋग्वेद के बारे में कहीं से भी कोई ऋग्वेद की प्रति प्राप्त नहीं हो सकी। वेद की पहली प्रति, कारण कि जिसको आज हम उत्तर प्रदेश और बिहार कहते हैं, जो मूल हिंदी क्षेत्र, सबसे बड़ा हिंदी क्षेत्र है, जहाँ बहुत बड़ी संख्या हिंदी क्षेत्र की वास करती है, और जहाँ पे जिस काशी पे हम गर्व करते हैं, उस काशी तक में ऋग्वेद की मूल प्रति प्राप्त नहीं हो सकी। आप भी जानते हैं कि काशी को उत्तर भारत में सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इस सबसे बड़े सनातन केंद्र में भी उस काल में जब वेद की प्रति ढूंढने का क्रम अंग्रेजों ने प्रारंभ किया तो एक भी प्रति प्राप्त नहीं हुई। बाकी शहरों को तो छोड़ दीजिए, काशी जैसे, वाराणसी जैसे शहर में भी ये चीजें उपलब्ध नहीं थी। ये चीज कहां उपलब्ध हुई? तो जो मैंने प्रारंभ में बात कही कि राजस्थान के एक भाई का फोन आया और वहां से मेरा दिमाग घूमा, और मैंने सुबह से ही आज, क्योंकि ये मैंने जो पढ़ रखा था ये कहीं ना कहीं मेरे अंतश्चेतना में पड़ा हुआ था, और जब वो फोन आया तो मेरा दिमाग उमड़ घुमड़ करने लगा कि राजस्थान का क्या महत्व है, हमारे देश के इतिहास में राजस्थान का क्या महत्व है। तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 1947 में आज़ादी के समय राजस्थान ही एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर मुसलमानों का सबसे कम प्रभाव था, यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स का भी कम प्रभाव था, और जगह जगह रजवाड़े बने हुए थे। उन्हीं रजवाड़ों को जोड़कर राजस्थान राज्य का निर्माण किया गया है। अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो महाराष्ट्र में मराठे, राजस्थान में राजपूत, पंजाब में सिख और ब्रज क्षेत्र के आसपास जाट, इन चारों समुदायों ने इस्लामिक जिहाद से जमकर संघर्ष किया है। मैं आपको बहुत खास बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, पश्चिम का। अभी आपने 2-3 चीज़ें, ये जो कोरोना संकट है, ये हमें कई चीज़ें बता रहा है, स्पष्ट कर रहा है। अभी आपने देखा कि मजदूरों का प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर है, पूरब से पश्चिम की ओर नहीं है। मजदूरों के लिए जो ट्रेन चलाई जा रही हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर जा रही हैं।
पूरब से पश्चिम की ओर नहीं। सड़कों पर जाते हुए मजदूरों के जो झुंड के झुंड दिखाई दे रहे हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं, पूरब से पश्चिम की ओर नहीं। ये विचार करिएगा, ये विचार करिएगा। हमारा सनातन संस्कृति जातियों में बटा हुआ समाज है। जब प्रारंभ में युवा अवस्था में मुझे ज्ञात हुआ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर सिंह नाम के आगे लगा हुआ है तो वह राजपूत या भूमिहार होगा, ये स्वतः सिद्ध हो जाता है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य इसलिए हुआ कि मेरे यहाँ पश्चिम में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यहाँ पश्चिम में सिंह कोई भी लगा सकता है, और इसीलिए हमारे यहाँ पे पहचान की दृष्टि से, क्योंकि शादी विवाहों में आवश्यकता पड़ती है, हमारे यहाँ पहचान की दृष्टि से गोत्र का नाम जोड़ा जाता है। यही कारण है कि मेरा नाम यशभान सिंह ना होकर मेरे परिवार द्वारा यशभान सिंह तोमर, जो मेरे शैक्षणिक सर्टिफिकेट है उनमें लिखाया गया। और मेरे पश्चिम में चौहान, तोमर, भदौरिया वगैरह वगैरह ये सब पीछे नाम लिखने की परंपरा है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कट्टरता, जातिगत भेदभाव की कट्टरता पश्चिम में अपेक्षाकृत कम थी, पूर्व में अपेक्षाकृत ज़्यादा थी। और इसका सबसे बड़ा कारण कि पश्चिम ने लगातार इस्लामिक जिहाद से संघर्ष किया, और उस संघर्ष के कारण जातियों के समुदाय, जो जातियां हैं, वो अपेक्षाकृत अधिक निकट आ गए। संघर्ष की स्थिति में लोग निकट आते हैं, इसलिए ये कोई आवश्यकता नहीं थी कि ये फला सिंह लिखेगा तो राजपूत होगा और ये फला सिंह नहीं लिखेगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन पूरब में इस्लामिक जिहाद के प्रति संघर्ष ना के बराबर है, और ये जो ना के बराबर जो संघर्ष है, उसी के कारण से जो बौद्ध समुदाय था वो एक झटके में इस्लाम को अपनाता चला गया। और यही कारण है कि पूर्वी भारत में इस्लामिक लोगों का जो प्रतिशत है वो अपेक्षाकृत अधिक है। और यही कारण है कि एक भारत में पाकिस्तान से इतनी दूर, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान से इतनी दूर जाकर एक बांग्लादेश नाम का, पूर्वी पाकिस्तान नाम का एक टुकड़ा अलग से धर्म के आधार पर प्रकट हो जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, सामाजिक चीज़ें। हम, सच बात ये है कि न तो हमने राजनीतिक रूप से सही प्रकार से अध्ययन किया है, न हमने सामाजिक रूप से सही प्रकार से अध्ययन किया है। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ, अध्ययन नहीं हुआ है। और इस अध्ययन को करने के लिए हजारों लोगों को जुटना होगा, हजारों लोगों को जुटना होगा, तब जाके हम सही अध्ययन तक पहुँच पाएंगे। और ऐसे हजारों लोगों को जुटाने के लिए ही राष्ट्रवादी लेखक संघ जैसी अवधारणा का विकास हुआ है। तो जो मैं कह रहा था कि आप समझ लीजिए कि काशी तक में वेद की प्रति प्राप्त नहीं हुई, तो वेद की प्रति आखिरकार कहाँ प्राप्त हुई? कहाँ प्राप्त हुई वेद की प्रति? वो मैं आपको बताता हूँ। वेद की प्रति अंग्रेज कर्नल पोलियर को जयपुर के महाराजा के पुस्तकालय से प्राप्त हुई। वेद की संपूर्ण प्रति, ऋग्वेद की संपूर्ण प्रति जयपुर के महाराजा से अंग्रेज कर्नल पोलियर को प्राप्त हुई। और इस पोलियर को प्रति प्राप्त होने के बाद ही उस प्रति के आधार पर कोलब्रुक ने वेदों का संपूर्ण अध्ययन किया, और तब जाकर पश्चिम जगत और ऋग्वेद के बारे में जान पाया। यह बड़े आश्चर्य का विषय है जो कोलब्रुक ने लिखा है कि ब्राह्मण तो मुझसे अपने सबसे पवित्र ग्रंथ वेदों को भी नहीं छुपा रहे हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि विल्सन के समय पर ब्राह्मण वेदों के प्रति छूने मात्र से विल्सन से नाराज हो गए। और उन्होंने एक क्वेश्चन और किया कि मैक्स मुलर ने न तो विल्सन का नाम जरूर दिया, न तो राजा का नाम दिया, न स्थान का नाम दिया, न उन ब्राह्मणों का नाम दिया।
ये जो चीज़ें हैं ये शंका प्रकट करती हैं और इसी प्रकार से वामपंथी अपने नैरेटिव गढ़ते आए हैं। जैसे अभी हाल में सोशल मीडिया पे आप पढ़ रहे होंगे कि एक राणा नाम की मुस्लिम बुद्धिजीवी महिला है, सो कॉल्ड तथाकथित, वो कहती है कि तैमूर लंग पहली बार भारत में पनीर लेके आया। अब बड़े आश्चर्य का विषय है कि पनीर जैसी चीज़ भारत में वेदों के काल से निरंतर चली आ रही है, वेदों के काल से निरंतर चली आ रही है। उस पनीर जैसी चीज़ को भी मुस्लिम आतताई तैमूर लंग के द्वारा लाया गया बताया जाता है। इसी प्रकार से एक और चीज़ है कि रेशम का उपयोग नूरजहां ने भारत को समझाया, सिखाया। यह भी बिल्कुल बकवास है। रेशम का जिक्र भी प्राचीन काल से निरंतर भारत में चला आ रहा है। इसी प्रकार से इरफान हबीब एक चीज़ के बारे में और बोलते हैं कि यहाँ पर भारत में जो सिंचाई की रहट प्रणाली है वो इस्लाम के समय पे विकसित हुई। अब इरफान हबीब से पूछा जाए कि मेरे ख्याल से सारे के सारे अरब के लोग अपने रेगिस्तान को रहट चला चला के प्राचीन काल में ही बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र में शायद बदल चुके हैं और अब अरब में रेगिस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि रहट तो मुसलमानों के द्वारा विकसित की गई चीज़ है। अब उनको ये बताने की आवश्यकता है कि जो रहट है अरहट नाम से हमारे प्राचीन संस्कृत साहित्य में पहले से ही उपलब्ध है। तो ये वो स्थितियां हैं कि जिन पे वामपंथी रचना साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने हमारी पूरी की पूरी पीढ़ी को सबसे पहले भ्रमित किया और उसके बाद अपने उपयोग के जो युवा पीढ़ी है, जो जातियां हैं, उन जातियों का ब्रेन वॉश कर डाला और इस तरीके से ब्रेन वॉश कर डाला कि आज उनके युवा कुछ भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अगर आप उनसे कहेंगे कि नहीं भाई, कबीर ने तो ब्राह्मणों की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन किसी ब्राह्मण ने हमला करके कबीर को तो नहीं मारा, तो वो कहेंगे नरेंद्र मोदी मजदूरों को पैदल क्यों जाने दे रहा है, नरेंद्र मोदी मजदूरों का ख्याल क्यों नहीं कर रहा है। अगर आप उनसे कहेंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे तो राम तक जो है सबरी के झूठे बेर खा लेते हैं, तो वो कहेंगे कि देखिए औरंगाबाद के पास 16 मजदूर कट गए। इस तरह की स्थिति आ चुकी है कि वो बात छेड़ेंगे कुछ और आप उसके उत्तर में जब अपनी बात कहेंगे तो वो तुरंत ट्रैक बदलेंगे वामपंथियों की तरह और एक नया प्रश्न खड़ा कर देंगे। उन्हें कोई उत्तर नहीं सुनना। उनका मानना ये है कि जो विद्वता हमारे पास आ गई है वही विद्वता विश्व की सर्वश्रेष्ठ विद्वता है। बौद्ध धर्म वैज्ञानिक धर्म है और सनातन संस्कृति अवैज्ञानिक लोगों का, जाहिलों का धर्म है। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। मैं बहुत ही अपना गहन सर्वेक्षण बता रहा हूं कि 90% शिक्षित, जिनको हम अनुसूचित जाति कहते हैं, 90% अनुसूचित जाति के शिक्षित लोग, युवा लोग नवबौद्ध की धर्म अवधारणा में पहुंच चुके हैं। और नवबौद्ध होना कोई बुरी बात नहीं है, बौद्ध होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं नव शब्द को इसलिए लगाता हूं कि वे बौद्ध होने के बाद वामपंथियों के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। न उन्हें भीमराव अंबेडकर के विचारों से मतलब है, न उन्हें भारत की सनातन संस्कृति से कोई मतलब है, न ही भारत के ऐतिहासिक तथ्यों से उन्हें कोई मतलब है। वे इस बात को भूल रहे हैं कि उस समय 1197 से लेकर 1857 तक अत्याचार उन पे भी हो रहा था, अत्याचार दूसरों पे भी हो रहा था, ब्राह्मणों पे भी हो रहा था। और उस समय दबंग जातियाँ, चाहे वो राजपूत हों, चाहे वो मराठे हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो जाट हों, ये सारी की सारी दबंग जातियाँ संघर्ष करके उनकी रक्षा का काम कर रही थी। और अगर पारस्परिक सामाजिक वैमनस्यता जिस तरह आज बढ़ाई जा रही है, ऐसी सामाजिक वैमनस्यता यदि उस समय होती तो उनके पूर्वज निश्चित रूप से इस्लाम ग्रहण कर चुके होते। ये इतनी छोटी सी बात को वो नहीं समझ पा रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। तो मैं इस प्रकार देखता हूं कि कोलब्रुक ने कर्नल पोलियर द्वारा
जयपुर के राजघराने के पुस्तकालय से प्राप्त ऋग्वेद की प्रति के आधार पर वेदों का अध्ययन किया और वह इतने ईमानदार थे कि जिन अंशों का अर्थ नहीं समझ पाए उन अंशों को उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया कि मेरी सीमाएं हैं और मैं अपनी सीमाओं के कारण ऋग्वेद के इन अंशों को पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूँ। तो हमें वामपंथियों द्वारा और कांग्रेसियों द्वारा गढ़ा गया ये नैरेटिव, मजे की बात देखिए, कांग्रेसी खुद तो अंग्रेज़ों से निरंतर समझौता करते रहे, हर कदम समझौता, उनके साथ टेबल पे बैठ के नाश्ता करते रहे, खाते रहे, पीते रहे, और जो राष्ट्रवादी संघर्ष कर रहे थे उन राष्ट्रवादियों पर उंगली उठाते हैं कि अंग्रेज़ों से समझौता कर लिया। सच बात यह है कि अंग्रेज़ों में से बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं, अगर हम उनकी गहराई तक जाएं, उनका अध्ययन करें, तो हम नए नए तथ्यों से अवगत हो सकते हैं। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी वह कंपनी थी जिसके आने के बाद हम अंधकार युग से प्रकाश के युग की तरफ बढ़ने शुरू हुए और हमारी जो भावनाएं थीं वो इतनी उज्जवल भावनाएं थीं कि जिस समय पे कुछ लोग, स्वार्थी लोग, अवसरवादी लोग समझौते कर रहे थे, उस समय हमारे मध्यम वर्ग के युवा अपनी जान की बाजी लगाकर क्रांति कर रहे थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या आप जितने भी नाम देखेंगे वो कांग्रेसी नहीं थे, और जिसके अंदर राष्ट्रीयता का भाव आया इन कांग्रेसियों ने उसको किनारे कर दिया। उदाहरण के लिए सुभाष चंद्र बोस, एक बहुत बड़ी बात आज ही मैंने फेसबुक पे डाला है कि जो एंटोनियो माइनो के चाटुकार सोनिया को विदेशी बहू कह के उसके सम्मान के लिए कह रहे हैं, मेरा उनसे सिर्फ इतना प्रश्न है कि उनके जो नेहरू परिवार के जो ऊपर के पूर्वज हैं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर और राजीव गांधी तक, क्या सुभाष चंद्र बोस की पत्नी जो स्वयं विदेशी थी का उन्होंने कभी कोई सम्मान किया, कभी भारत लाने के लिए कोशिश की? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वह महिला अपने देश में रहते हुए अपनी संतान के साथ एक सामान्य मध्यम वर्गीय जीवन जीती रही, और इन कांग्रेसियों ने कभी उसके सम्मान का भाव, ठीक है सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, कुछ भी उनके साथ हुआ हो, लेकिन कांग्रेसियों ने उस महिला के साथ जो न्याय करना चाहिए था कभी न्याय नहीं दिया। ये उनकी भावना है। मित्रों, मेरा यही निवेदन है कि जिस प्रकार से मैंने बताया कि वेद तक छुपे हुए थे और अंग्रेजों के काल में वेदों को वापस निकाल कर प्रकाशित करने की स्थिति आई, और लोग कहते हैं वेदों के लिए ये सब वेदों से वंचित रखा गया। अरे पूरे भारत का ब्राह्मण समुदाय जब वेदों से वंचित था तो आप सिर्फ अपने लिए रो रहे हैं? आपको पहले ज्ञान और जानकारी करनी चाहिए कि हम किन परिस्थितियों में होकर गुजरे हैं और इन परिस्थितियों से निकालने के लिए किन किन लोगों ने अपना खून बहाया है, यह आपको विचार करना चाहिए। और बाकी राष्ट्रवादी मित्रों से मेरा यह अनुरोध है कि मैं जो प्रतिदिन अपने वक्तव्य के साथ हर रोज़ एक नई जानकारी ला रहा हूँ, आप खाली सुनने से काम नहीं चलना, बल्कि हमें जुड़ना है और लोगों को जोड़ना है, जोड़ना है, और जो नई पीढ़ी जो आगे आ रही है उसको इस ज्ञान से, इस इतिहास से वंचित नहीं रहने देना है। अगर हम ऐसा कर सके तो हमारा जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।